जैसा कि हम लोगों ने तय किया था कि जब क्लास ख़त्म होगी तो हम लोग लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि जो रूस यूक्रेन डिस्प्यूट है, कॉन्फ्लिक्ट है, इस रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में अगर वेस्ट का, पश्चिम का या एंटी रूस का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है तो कौन कर रहा है। मतलब अगर आपसे मैं सवाल पूछूं कि रूस के अगेंस्ट में एक जो लॉबिंग हो रही है, भले वो कोल्ड वॉर के रूप में ही क्यों ना हो, उस लॉबिंग को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, और अगर रूस फ्यूचर में उसकी स्थिति खराब होती है तो वो कौन सा देश है जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या आंसर होगा आपका? क्या कहा आपने? देखिए, ज़्यादातर लोग रिस्पॉन्ड क्या कर रहे हैं? यूएस से। और जो पेपर है, यूट्यूब है, मीडिया है, अगर आप देख रहे होंगे तो हर देश ये कह रहा है कि अगर रशिया बैकफुट पे आज है, जो उसने सोचा था कि 48 घंटे पे कीव पे कब्जा कर लेंगे और नहीं कर पाया है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं बैक चैनल से यूएस से सपोर्ट कर रहा है और वही इकोनॉमिक सैंक्शन या बाकी चीज़ों को लगा रहा है। पर मैं अब कह रहा हूँ, घर जाके सोचिएगा, अगर फ्यूचर में रूस की स्थिति खराब होती है तो सबसे बड़ा फैक्टर होगा, जो देश होगा, वो होगा जर्मनी। अब आप सोचेंगे जर्मनी कैसे, ये कहाँ से सर ने ले आ दिया, ये एक नया एंगल कहाँ से दे दिया। अगर आप मैप देखेंगे कि रूस के बाद यूक्रेन, यूक्रेन के बाद पोलैंड, पोलैंड के बाद जर्मनी, अगर मैप देखिएगा तो देखिए दिखाई देगा। दरअसल पुतिन का ये अनुमान था कि हम जब यूक्रेन पर अटैक करेंगे तो यूएस से भले ही हम पर सैंक्शन लगाए, पर जर्मनी और फ्रांस सैंक्शन नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि जर्मनी और फ्रांस की 40 से 50% जो एनर्जी और गैस की सप्लाई है वो रूस करता है। पुतिन जानते थे ये बात। तो उन्हें लग रहा था कि अगर ये लोग कुछ कार्रवाई नेटो के लिए करते हैं तो वो जर्मनी को धमकी देंगे कि हम आपकी गैस की सप्लाई बंद कर देंगे। इससे जर्मनी डिफेंसिव हो जाएगा, और डिफेंसिव हो जाएगा तो मध्यस्थता करने की कोशिश करेगा या नेटो को, यूएसए को न्यूट्रल करने की कोशिश करेगा। पर जर्मनी ने इस बार बड़ा बोल्ड स्टेप लिया। पहली बात तो ये है कि इस लड़ाई में सबसे पहले उसने ही अपनी तरफ से कह दिया कि हम गैस की सप्लाई बंद करते हैं। अब आप सोचिए कि गैस की सप्लाई बंद करने का मतलब है कि जर्मनी के पास विकल्प होना चाहिए। तो जर्मनी ने ये कहा कि हम अपना जो पहले से हमारा वेयर हाउस में इकट्ठा हुआ है या जो हमने स्टोरेज कर रखा है एनर्जी का, उसका यूज करेंगे। उसके बाद हम गैस का विकल्प खोजेंगे, और उस विकल्प की अगर ज़्यादा भी कीमत अदा करनी पड़ी तो हम ज़्यादा कीमत अदा करें। तो उसने जो पुतिन का कैलकुलेशन था उसको गलत साबित कर दिया। दूसरा, उसने कहा है कि हम नेटो की जितने भी हथियारों की बेस है जर्मनी में, उसको हम सप्लाई करेंगे यूक्रेन को। आपको पता है जर्मनी ने पिछले 60-70 सालों में अपने नेटो के हथियारों को किसी देश को नहीं दिया है, पर पहली बार उसने तय किया है कि वो हथियार किसको देगा? यूक्रेन को देगा। और इसमें जो स्ट्रिंगर्स हैं, जो मिसाइल को, एंटी मिसाइल स्ट्रिंगर होती हैं, वो बड़ा क्रिटिकल है। अभी आप देख रहे होंगे कि रूस की एयर सुपरियॉरिटी है, रूस यूक्रेन के एयर पे पूरी तरह छाया हुआ है। अगर इन स्ट्रिंगर से अगर उनके मिग विमानों को, सुखोई विमानों को नष्ट किया जाने लगा तो रूस और आक्रामक होगा। अभी तक रूस ने उनके किसी देश पर भीषण हमला नहीं किया है, अब रूस उस पर भीषण हमला करेगा, और अगर ये करेगा तो स्थिति और ज़्यादा भयावह होगी। जर्मनी का ये जो निर्णय है कि वो यूक्रेन के साथ खुलकर समर्थन है, सोचिएगा इसका एक जियोपॉलिटिक्स, क्योंकि यूक्रेन तक पहुंचना रशिया का, कहीं ना कहीं अब रशिया और जर्मनी के बीच में पोलैंड बचेगा बफर जोन के रूप। और अगर पोलैंड में भी वो इंटरफेयर करने की फ्यूचर में सोचे, जैसा कि पुतिन ने 21वीं सदी में, किसी ने ये सोचा नहीं था कि हम किसी अन्य देश पर अपनी सेनाएं भेजेंगे। याद रखिएगा, चाइना अगर ताइवान पे भेजने को कहता है तो ताइवान को दर्जा ही नहीं देता है कि स्वतंत्र देश है। यूक्रेन को तो स्वतंत्र देश का दर्जा स्वयं रूस ने दिया था, और 1994 में बुडापेस्ट समिट में रूस ने यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी भी दे रखी है। उसके बावजूद रूस ने अगर ये हिमाकत की है तो जाहिर बात है कि ये यहाँ रूस की स्थिति बिल्कुल क्या है, अलग है। ऐसे में जर्मनी का ये स्टेप आगे रूस के लिए कितना खतरनाक होगा या पुतिन के लिए कितना मिसकैलकुलेशन वाला साबित होगा, ये तो समय बताएगा। आप विचार कीजिएगा, और कल हम लोग क्लास में इस मुद्दे पर भी बात करेंगे।